गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीपोजिशन की बात करेंगे और प्रीपोजिशन में हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात करेंगे। ये प्रीपोजिशन जो टॉपिक है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये ग्रामर का सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। परीक्षा चाहे जिस लेवल पर हो, इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो या और भी कोई हो या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, किसी प्रकार की परीक्षा हो, यदि उसमें जनरल इंग्लिश का पेपर होता है तो उसमें प्रीपोजिशन के सवाल जरूर होंगे, चाहे वो डायरेक्ट वे में पूछा जाए या इनडायरेक्ट वे में पूछा जाए। इसके अलावा राइटिंग एबिलिटी एक अच्छा होने के लिए, ठीक है, प्रीपोजिशन का बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर आपका प्रीपोजिशन सेक्शन कमजोर है या आपका प्रीपोजिशन भली भांति आप यूज नहीं कर पाते हैं तो आपका राइटिंग कभी भी बढ़िया नहीं माना जाएगा। आज का ये हमारा प्रीपोजिशन का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ऑफ देखा था, एड देखा था, विथ देखा था और फॉर देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग, ठीक है, जो वर्ब के साथ हम जो फिक्स प्रीपोजिशन का जो यूज करेंगे वो होगा प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा और इन और इनटू होगा। मतलब आज हम लोग जो देखेंगे, आज हम लोग जो फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे वो इस तरह से देखेंगे कि कुछ खास वर्ड होंगे जो कि अपने साथ फ्रॉम लेंगे और कुछ खास वर्ड होंगे जो कि अपने साथ इन या इनटू लेंगे। तो आज का यह हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। आप इसे अंत तक आप इसे देखें, ठीक है, आपके लिए यह बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने इस सेशन के स्टार्ट करते हैं वर्ब प्लस फ्रॉम से। आज हमारा जो टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा कि कुछ खास वर्ब्स होंगे और अपने साथ प्रीपोजिशन ये फ्रॉम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ब है वह है एब्स्टेन। इसके बाद हम आते हैं एलाइट, सीज, डिबार, डीटर, डिराइव, डेविएट, डिट्रैक्ट। कुछ हम और लेते हैं कुछ वर्ब्स जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। इतने के अलावा हमारे पास कुछ और हैं, डेसिस्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मिलता है डिफर, नेक्स्ट हमारा है डिसवेड और इसके बाद है डिस्करेज। पहले हम इतने पहले वर्ब्स को पहले समझ लें, इसके बाद फिर हम बात को हम लोग आगे लेके चलेंगे। अभी कुछ और वर्ब्स बाकी हैं जो कि अपने साथ फ्रॉम लेते हैं। देखिए, ये मैंने सिर्फ कॉमन वर्ब के बारे में देखा है, बात किया है, जो कि अपने साथ फ्रॉम लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इतने पहले वर्ब्स को हम लोग देख लेते हैं, इनके यूजेस को देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहले इनके अर्थ को देखा जाए कि इसका क्या अर्थ है। चलिए, एब्स्टेन का अर्थ होता है परहेज करना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज से परहेज करते, खासतौर पर वोटिंग से, आप वोट नहीं देते हैं, ठीक है, वोट से आप दूर रहते हैं तो आप उसे एब्स्टेन करते हैं। तो एब्स्टेन का सरल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है परहेज करना वोटिंग से। आप अपने मत का प्रयोग नहीं करते, आप उससे एब्स्टेन रह जाते हैं। चलिए, एलाइट का अर्थ होता है किसी वाहन से उतरना, ठीक है ना, उतरना किसी वाहन से। सीज का अर्थ होता है मतलब काम करना बंद कर देना, मतलब सीज का अर्थ होता है रोक देना, अगर सिंपल भाषा में कहें तो रोक देना। डिबार मना करना, अगर आप किसी को कुछ करने से डिबार करते हैं, आप उसे रोकते हैं, मना करते हैं। डीटर का भी अर्थ होता है रोकना, मना करना। चलिए, डिराइव का अर्थ होता है प्राप्त करना। बात को आगे बढ़ाते हैं, डेविएट का अर्थ होता है भटकना, ठीक है ना, लक्ष्य से भटकना। और डिट्रैक्ट का अर्थ होता है महत्व घटाना, अगर आप किसी चीज का महत्व घटाते हैं आप उसको डिट्रैक्ट करते हैं। चलिए आते हैं डेसिस्ट। डेसिस्ट का अर्थ होता है रोकना, ठीक है ना, अगर आप किसी चीज को डेसिस्ट करते हैं आप उसको करने से रोकते हैं। डिफर का अर्थ होता है अगर एक चीज दूसरी चीज से डिफर करता है तो वो अंतर होता है, मतलब कि भिन्न होना। डिफर का सरल अगर हिंदी कहें तो भिन्न होना। चलिए, डिसवेड का अर्थ होता है कि किसी को ना करने के लिए मनाना, किसी को हाँ करने के लिए मनाना। अगर आप हाँ करने के लिए मनाते हैं तो आप उसको परसुएड करते हैं। देखिए, ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं।
अगर आप किसी को हाँ करने के लिए मनाते हैं, आप उसको परसुएड करते हैं, और किसी को ना करने के लिए मनाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, इसके लिए आप उसको मनाया जा रहा है, तो इसके लिए व्हाट है डिसुएड। यानी कि परसुएड का हमारा अपोजिट है डिसुएड। तो डिसुएड का अर्थ होता है, अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो ना करने के लिए मनाना। अगर आप किसी को ना करने के लिए मनाते हैं तो आप उसको डिसुएड करते हैं, मतलब मना करना। और डिस्करेज का अर्थ होता है हतोत्साहित करना, मतलब उसको भी मना करते हैं, आप उसको इनकरेज नहीं करते हैं। इनकरेज का अपोजिट होगा डिस्करेज। तो इसको हम सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं हतोत्साहित करना। उत्साहित करने का उल्टा है हतोत्साहित करना। चलिए एक और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड ले लेते हैं जो कि मिस हो रहा है, और वह डाइग्रेस। डाइग्रेस का अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर आप डाइग्रेस कहीं करते हैं, यानी कि बोलते समय या लिखते समय आप टॉपिक से भटक जाते हैं, तो आपको बोलना है क्या, बोलने लगे क्या, ठीक है, लिखना है क्या, लिखने क्या लगे, तो ये चीज का डाइग्रेशन होता है। डाइग्रेशन का सिंपल अगर हिंदी लिखे तो विचलन होना बोलने में अथवा लिखने में। विचलन होना, सरल शब्दों में कहें तो भटक जाना टॉपिक से। चलिए, तो कहने का तात्पर्य है कि ये सभी वर्ब्स अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। चलिए अब इनके यूजेस को थोड़ा सा देखा जाए तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इनके साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा? दे एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग। इसका हिंदी ये निकलेगा कि उन्होंने मतदान करने से, ठीक है ना, परहेज किया, मतदान मतलब नहीं किया, ठीक है ना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं दे एब्सटेंड फ्रॉम द पावर ऑफ वोट। उन्होंने अपने जो वोट करने का जो पावर है उसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। चलिए, एलाइट का मतलब होता है उतरना, किसी वाहन से उतरना। जैसे कि हमको कहना है कि कोई व्यक्ति 10 बजे ट्रेन से उतरा, हमको ऐसा कहना है, हम इस चीज को कैसे कहेंगे? ही एलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन, ठीक है ना, एट 10 o'clock। 10 बजे जो व्यक्ति है वो ट्रेन से उतरा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये एलाइट अपने साथ ये प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, तो इसका अर्थ होता है उतरना किसी वाहन से। चलिए बात को हम और आगे लेके चलते हैं कुछ। देखिए, जो वाक्य में सीज का और डेसिस्ट का यूज, अभी ये डेसिस्ट यहां था, ठीक है ना, सीज और डेसिस्ट का हम एक साथ यूज करते हैं, ठीक है ना। सीज और डेसिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का उत्पादन बंद करने के लिए, ठीक है ना, किसी चीज को ना करने के लिए जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है ना, वो सीज और डेसिस्ट का प्रयोग हम एक साथ करते हैं। वाक्य में सीज और डेसिस्ट का प्रयोग एक साथ होता है। अब आप इस वाक्य को देखें, आप इस पूरे वाक्य को देखेंगे तो आपको सीज और डेसिस्ट समझ में आएगा। देखिए, सीज का प्रयोग अकेले नहीं और डेसिस्ट का प्रयोग अकेले नहीं, हमने दोनों का प्रयोग एक साथ किया है। तो देखिए, अगर आप किसी से सीज या डेसिस्ट करते हैं तो आप किसी व्यक्ति को मना करते हैं कुछ करने के लिए। ये वाक्य का हिंदी क्या निकलेगा? द कंपनी वॉज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, यानी कि कंपनी को कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया क्या करने के लिए? टू सीज एंड डेसिस्ट फ्रॉम सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, कि ये अपना जो प्रोडक्ट है, जो भी उत्पाद है, वो ना बेचे, ठीक है ना, किसी वजह से वो अपना उत्पाद को ना बेचे। तो चलिए, ये तो सीज और डेसिस्ट का यूज हुआ। देखिए, डिबार का अर्थ क्या होता है? अगर आप किसी को डिबार करते हैं तो आप उसको ऑफिशियली, ठीक है ना, आप मना करते हैं कुछ करने से, सार्वजनिक तौर पर ऐसा मना किया जाता है कुछ करने से, तो आप उसको डिबार करते हैं। जैसे उसे परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है ना, कुछ कारणों से, ये ऑफिशियल मना ही है। हम इसको कैसे लिखेंगे? ही was debarred from taking the exam। he was debarred from taking the exam। तो जब आप किसी को ऑफिशियली कुछ मना करते हैं तो आप उसको डिबार करते हैं। चलिए, तो डिबार हम क्या देख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब हैं।
जो कि अपने साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। इसमें से हर वर्ड ये समझिए कि इनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है आने की, ठीक है ना। कोई भी वर्ड जो है ना वो बेकार का वर्ड नहीं है, वो अनर्गल वर्ड नहीं है। ये आपके प्रीपोजिशन के साथ साथ आपके वोकैब को भी अच्छा करेंगे। तो इनका डबल फंक्शन है। इस पूरे सेशन का ना डबल आपका ये फंक्शन है। आपका प्रीपोजिशन तो ठीक ही हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि डिबारा फ्रॉम लेता है, आपको पता चल रहा है कि डेसिस्ट फ्रॉम लेता है, ये तो क्लियर है। इसके अलावा आपके जो वर्ड पावर है, वर्ड पावर भी अच्छा हो रहा है। चलिए आगे चलते। डीटर, डीटर का मतलब होता है रोकना, मना करना, ठीक है ना। अगर आप किसी को कुछ डीटर करते हैं करने से, आप उसको मना करते हैं। चलिए, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, हमें ऐसा कहना है, ठीक है। हम इस चीज को कैसे कहेंगे? नो वन कैन डीटर फ्रॉम स्पीकिंग मी, ठीक है ना। मुझे बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए, ये तो एक बात रहा। हम आगे बात को बढ़ाते हैं। डिराइव, प्राप्त करना। अगर आप कोई चीज कहीं से प्राप्त करते हैं, आप उसको डिराइव करते हैं। डेविएट का अर्थ होता है लक्ष्य से भटक जाना, और डिट्रैक्ट का अर्थ होता है महत्व घटाना। कुछ एग्जांपल्स को देखा जाए। इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल का होना बेहद जरूरी है। आप केवल इस बात को नहीं रट सकते हैं कि ये अपने साथ फ्रॉम लेंगे। आप कितना लंबे समय तक याद रख पाइएगा? और इनका कोई मतलब कोई ठोस इनका ट्रिक भी नहीं है। अगर आप ये सोचते कि कोई ट्रिक होता, ये इतना बात याद हो जाता, तो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा ट्रिकबाजी नहीं करना चाहिए, ये मेरा मत है, ठीक है ना। ये ट्रिक शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट देते हैं, लॉन्गर टर्म बेनिफिट के लिए प्रैक्टिस ही सबसे बढ़िया इसका सॉल्यूशन है। आप इनको बार बार लिखिए। आप जब लैंग्वेज पढ़िएगा, ये चीज मिलेंगे तो बार बार लिखना ही और बार बार पढ़ना ही इनके ऊपर कंट्रोल करने का एक साधन है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम लंबे समय तक याद रखें, ठीक है, तो आपको बार बार लिखना होगा और इन चीजों को बार बार पढ़ना होगा किसी माध्यम से। चलिए देखते हैं, डिराइव से एक सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, एल्युमिनियम आपने साइंस में पढ़ा होगा। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम जो होता है ना, वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम इज डिराइव्ड फ्रॉम बॉक्साइट। नहीं, एल्युमिनियम इज डिराइव्ड फ्रॉम बॉक्साइट, जो बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं डेविएट, लक्ष्य से भटकना, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्या? देखिए, तो हम किसी को मना करना है कि लक्ष्य से मत भटको। कैसे मना करेंगे? डोंट डेविएट फ्रॉम योर गोल या फ्रॉम योर एम। डोंट डेविएट फ्रॉम योर एम। चलिए, इसके बाद डिट्रैक्ट का अर्थ होता है महत्व घटाना, ठीक है ना। देखिए, आप चाहे जितना आलोचना कर ले, ठीक है ना, आपका आलोचना मेरे उपलब्धि, मैंने जो भी उपलब्धि पाया है, इसका महत्व कम नहीं कर सकता है। हमको ऐसा कहना है कि किसी व्यक्ति की आलोचना मेरे उपलब्धि के महत्व को कम नहीं कर सकता है। कैसे लिखेंगे? योर क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म आलोचना, ठीक है ना। योर क्रिटिसिज्म कांट डिट्रैक्ट, ठीक है ना, कांट डिट्रैक्ट फ्रॉम माई अचीवमेंट, फ्रॉम माई अचीवमेंट। यानी कि आपकी जो आलोचना है वो मेरे उपलब्धियों के महत्व को कम नहीं कर सकता है। चलिए, क्रिटिसिज्म आप ऐसे समझे, क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है आलोचना, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है आलोचना। अगर आप क्रिटिसिज्म करते हैं, उसका आलोचना, और अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। तो बच्चों, ये अभी मैंने आपको ये वर्ब्स दिया, उनके साथ प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया कि फ्रॉम लेंगे, और उनको बेहतर समझने के लिए ये हमारे सेंटेंसेस रहे, ठीक है। हम बात को हम लोग अब आगे लेके चलते हैं। हम देखेंगे कि कुछ और भी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे।
चलिए ये पहले इनको पहले थोड़ा सा देख लीजिए। इलिसिट, इलिसिट का अर्थ होता है प्राप्त करना। अगर आप किसी से कोई चीज इलिसिट करते हैं तो आप उसे प्राप्त करते हैं। चलिए इमर्ज का अर्थ होता है प्रकट होना। अगर कोई चीज इमर्ज कहीं से होता है तो प्रकट होता है। चलिए, और एक्सोनिरेट का अर्थ होता है ना, मतलब कि दोष मुक्त करना ऑफिशियली। देखिए एक्सोनिरेट के साथ तो हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का तो यूज करते ही हैं, इसके साथ साथ अपने साथ ये प्रीपोजिशन ऑफ भी लेता है। इसके पिछले वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि दोष मुक्त करने के लिए हम लोग ने दो वर्ब्स को देखा है। एक वर्ड एक्विट, आप पिछले वीडियो की बात को मैं यहाँ आपको तरोताजा करा देता हूं, और एक वर्ड जो है वो एब्सॉल्व है। थोड़ा सा इनको पहले समझ लिया जाए। देखिए ये आवश्यक नहीं है कि किसी वर्ब का सिनोनिम्स वही प्रीपोजिशन ले जो वर्ड लेता है। मान के चलिए कि एक्विट का भी अर्थ होता है दोष मुक्त करना, बरी करना। एब्सॉल्व का भी अर्थ होता है दोष मुक्त करना, बरी करना। लेकिन इनके साथ है कि प्रीपोजिशन ऑफ है, ठीक है ना, एक्विट ऑफ, ठीक है, एब्सॉल्व ऑफ। लेकिन एक्सोनिरेट के साथ दो मामले हैं, हम इसके साथ फ्रॉम के अलावा हम ऑफ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को एक्सोनिरेट करते हैं यानी कि आप उसको, कहने का मतलब है कि आप उसको दोष मुक्त करते ऑफिशियली। तो इसका अगर हम हिंदी कहें तो इसका हिंदी होगा दोष मुक्त करना। चलिए इसके अलावा भी हम और कुछ वर्ब्स को देखेंगे जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्फर, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज को इन्फर करते हैं तो इन्फर का अर्थ होता है निष्कर्ष पर पहुंचना, और एक और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वर्ड डिड्यूस। देखिए इन दोनों का अर्थ क्या होता है, आप लोग कभी रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में ना एक चैप्टर होता है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में क्या होता है ना कि उसमें दिया रहता है स्टेटमेंट, फिर दिया रहता है कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष के लिए अलग अलग शब्द है। कुछ किताब क्या लिखता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कुछ किताब लिखेगा स्टेटमेंट इन्फरेंस, कुछ किताब लिखेगा स्टेटमेंट एंड डिडक्शन। तो इन्फर और डिड्यूस ये दोनों का अर्थ अगर हम कहें तो दोनों का अर्थ होता है निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है ना, निष्कर्ष पर पहुंचना। अगर आप इन्फर निकालते हैं अथवा डिड्यूस करते हैं तो आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आगे देखा जाए हमारे पास और भी कुछ वर्ड हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं, लेकिन वहां पर जाने से पहले इसके कुछ सेंटेंस को देख लिया जाए, ठीक है ना, बेहतर समझ में आएगा। चलिए इनको अगर बेहतर समझना है तो थोड़ा सा सेंटेंस हमें देखना होगा। चलिए इलिसिट प्राप्त करना, ये क्या वाक्य कह रहा है, द पुलिस फेल्ड टू इलिसिट एनीथिंग फ्रॉम हिम। इसका मतलब क्या है कि पुलिस उससे कोई भी तरह का, ठीक है ना, कुछ भी प्राप्त करने में, कोई सूचना पुलिस को प्राप्त करना था लेकिन पुलिस उस व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकी। तो अगर आप किसी से इलिसिट करते हैं कोई भी चीज तो आप उसे प्राप्त करते हैं। चलिए बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। विथ ए स्ट्रोक ऑफ लक, है ना, स्ट्रोक का मतलब यहाँ पर मदद होगा, थोड़े से भाग्य की मदद से, ठीक है ना, यहाँ स्ट्रोक का मतलब मदद होगा कि उसके थोड़ा सा भाग्य से मिला, ठीक है ना। एंड ही इमर्ज्ड फ्रॉम ऑब्सक्यूरिटी, पहले वो गुमनाम व्यक्ति था, पहले वो व्यक्ति जो था ना ऑब्सक्योर व्यक्ति था। पहले आप ऐसा समझिए, पहले आप इस ऑब्सक्यूरिटी को समझिए। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझिएगा। ऑब्सक्योर का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है अस्पष्ट और एक मतलब होता है गुमनाम, ठीक है ना। तो ऑब्सक्योर जो है एडजेक्टिव है और इसका जो नाउन फॉर्म है वो है ऑब्सक्यूरिटी, गुमनामी।
पहले वो व्यक्ति एक गुमनामी का जिंदगी जीता था, लेकिन थोड़ा सा भाग मदद किया और वो गुमनामी से बाहर आ गया, ठीक है ना। तो अब सिक्योरिटी को क्या समझेंगे, गुमनामी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात को आगे लेके चलते हैं। क्या करा, ही वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम ई ऑफ। देखिए इस एक्सोनरेट के साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम या ऑफ हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और भी वर्ब्स हम लेके चलते हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। चलिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। पार्ट वाइज ही देख रहे हैं ताकि इसे बढ़िया से समझा जा सके। देखिए प्रिजर्व का अर्थ क्या होता है, अगर आप कोई चीज को प्रिजर्व करते हैं, आप उसे संरक्षित करते हैं, नुकसान होने से बचाते हैं। तो प्रिजर्व का अर्थ होता है संरक्षित करना, मतलब नुकसान होने से बचाना। चलिए प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना। चलिए प्रोहिबिट मना करना। देखिए मना करने के लिए एक और यहां पर एक वर्ड और दिया जा सकता है, ठीक है ना। मना करने के लिए एक वर्ड फॉरबिड भी है, ठीक है ना। फॉरबिड का भी अर्थ होता है मना करना कुछ करने से। आप ऐसे समझिए कि मना करने के लिए जितने भी वर्ड्स हैं, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी हम लोग देख रहे हैं फॉरबिड, इसके पहले हम लोगों ने देखा है डिटर मना करना, डिबार मना करना। तो एक सिंपल भाषा में कहा जा सकता है कि मना करने के लिए जितने भी वर्ब्स हैं, ठीक है ना, जो जो वर्ड्स मना करने के लिए होंगे, रोकने के लिए होंगे, अब आपको रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि वर्ड तो एक है नहीं कि आप रट करके काम कर लीजिएगा, तो वर्ड बहुत सारे हैं, तो थोड़ा वहां पर आपको रणनीति बनाना पड़ेगा। मना करना, रोकना, ठीक है ना, इसके लिए जितने भी वर्ड हैं वो सभी के सभी प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं फोरबिड और प्रोहिबिट, ये दोनों का अर्थ होता है मना करना, ठीक है। मना करने के लिए एक और वर्ड यहां पर दिया जा सकता है जो कि अभी मैं मिस कर रहा हूं, वर्ड है वो रिफ्रेन। अगर आप किसी चीज को रिफ्रेन करते हैं, आप उसे करने से बचते हैं, बहुत टॉप क्लास का ये वर्ड रिफ्रेन है, ठीक है ना। आप बहुत सारे सेटों में देखिएगा कि ये सारे वर्ड्स आपको बार बार मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो फोरबिड और प्रोहिबिट का अर्थ होता है मना करना कुछ करने से। चलिए देखते हैं रिबाउंड का अर्थ क्या होता है, टकरा करके दूसरी दिशा में चले जाना, ठीक है ना। जैसे कि गेंद कहीं से टकराया और टकरा करके वो दूसरी दिशा में वो चला गया, तो इसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे टकरा कर दिशा बदल देना। चलिए रिक्वाइल का मतलब होता है पीछे की ओर हटना, घबरा करके या नफरत से, घिरना से पीछे की ओर हटना। रिक्वाइल का सिंपल सा अर्थ समझिए, पीछे की ओर हटना। आप कोई चीज चौक करके पीछे की ओर हट जाते हैं, देखा जाए। रिकवर का मतलब होता है चंगा होना, बीमारी से, किसी बीमारी से। रिजाइन का अर्थ होता है इस्तीफा देना। रिफ्रेन का अर्थ होता है बचना, परहेज करना, दूर रहना। चलिए देखा जाए, रिटायर का मतलब होता है रिटायर होना, यह आप समझते हैं। शुद्ध हिंदी की तरफ जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। स्टेम का अर्थ होता है उत्पन्न होना, और सफर का अर्थ होता है कष्ट झेलना, ठीक है ना। सफर का अर्थ होता है कष्ट झेलना। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस को देख लिया जाए इन्हें बेहतर समझने के लिए।
चलिए इन सेंटेंसेस को देखा जाए, आपको वर्ब्स का बेहतर यूज समझ में आएगा कि ये कैसे वर्ब्स अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर्म लेते हैं। द ताजमहल, ठीक है ना, जो ताजमहल है वो क्या किया जा रहा है, इज बीइंग प्रिजर्व फ्रॉम डैमेज, ठीक है ना। प्रिजर्व का अर्थ क्या होता है, संरक्षित करना, बचाना, यानी कि जो ताजमहल है उसे बर्बाद होने से बचाया जा रहा है। चलिए यहां पर एक चीज और किया जा सकता है, प्रिजर्व के साथ एक और वर्ड दिया जा सकता है प्रोटेक्ट, ठीक है ना। प्रोटेक्ट भी अपने साथ फ्रॉम लेता है, मतलब हम प्रिजर्व लिखे अथवा प्रोटेक्ट लिखे, बात एक ही है, ठीक है ना। आप प्रोटेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमें बचाने वाली बात कहना है तो। चलिए आगे देखते हैं, ही वाज प्रोहिबिटेड, है ना, उसे मना किया गया, ठीक है ना, क्या करने से, तो हॉल में प्रवेश करने से, ठीक है ना। तो ये प्रोहिबिट फ्रॉम का यूज रहा, जबरदस्त इनका यूज है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले ये वर्ड हैं। चलिए देखते हैं आगे, ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लू, यानी कि वो बुखार से ठीक हो गया, बुखार से चंगा हो गया है। फ्लू का अर्थ होता है बुखार, फ्लू का अर्थ होता है बुखार। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लिया जाए। चलिए इन सेंटेंसेस के माध्यम से ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए द बॉल रिबाउंडेड, पास्ट टेंस में है तो रिबाउंड मतलब होता है कि कहीं पर लगने के बाद दिशा बदल देना, ठीक है ना, टकराने के बाद दिशा बदलना। तो हम इसका हिंदी रूपांतरण कैसे निकालेंगे, द बॉल रिबाउंडेड फ्रॉम द गोल पोस्ट। इसका हिंदी ये हुआ कि जो बॉल है वो गोल पोस्ट से टकरा करके अपना दिशा बदल दिया। चलिए ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द बोर्ड इन प्रोटेस्ट, विरोध में उसने क्या किया है, बोर्ड, ठीक है ना, बोर्ड से उसने इस्तीफा दे दिया है। प्रोटेस्ट का मतलब आप समझिए विरोध, ठीक है ना, किसी चीज के विरोध में उसने बोर्ड से, ठीक है ना, बोर्ड जो टीम होता है, ठीक है ना, उससे उसने इस्तीफा दे दिया है। चलिए बात को हम आगे देखते हैं, यू शुड रिजाइन फ्रॉम लाफिंग एट अदर्स, सॉरी यू शुड रिफ्रेन, सॉरी यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम लाफिंग एट अदर्स। रिफ्रेन कर देता है बचना, परहेज करना, दूर रहना। तो इसका हिंदी क्या निकलेगा कि तुम्हें दूसरों पर हंसने से बचना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है, ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम टीचिंग। इसका हिंदी क्या हुआ कि वो पढ़ाने से, है ना, शिक्षण के काम करने से वो रिटायर हो चुका है। और नेक्स्ट हमारा ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित है। तो बच्चों ये रहा पूरा एपिसोड फॉर प्लस फ्रॉम का। अब हम आगे की ओर देखेंगे जिसमें कि कुछ ऐसे खास वर्ब होंगे जिसके साथ प्रीपोजिशन इन, और कुछ ऐसे वर्ब होंगे जिसके साथ हम प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कुछ वर्ब के साथ इन और कुछ वर्ब के साथ इनटू। अब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं तो हम पहले लेके चलेंगे वर्ब प्लस इन।
अब कुछ खास वर्ब्स होंगे जिसके बाद हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा इन वर्ब्स को देखा जाए। चलिए, ये कुछ खास ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ब है। ठीक है, थोड़ा सा इनको अब देखा जाए। एक्विस का अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर आप कोई चीज को एक्विस करते हैं, आप उसको चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, चुपचाप आप मान लेते हैं, आप उसका विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझते हैं चुपचाप मान लेना। अगर आप कोई चीज को अगर आप चुपचाप मान लेते हैं, आप उसका विरोध नहीं करते, तो आप उसको एक्विस करते हैं। इसको एक्विस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना। अगर आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, आप उस पर बिलीव इन करते हैं। कन्फाइड का भी अर्थ होता है ना कि कोई राज की बात किसी को कहना, ठीक है ना, मतलब उसमें विश्वास करना, किसी व्यक्ति में विश्वास करके कुछ कहना, ये कहने वाली बात होगी। ठीक है ना, तो कोई राज की बात बताना, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, राज की बात बताना, ये आपका क्या है? ये कन्फाइड है। ठीक है ना, किसी व्यक्ति में विश्वास करना, इसका मतलब होगा किसी व्यक्ति में विश्वास करना। डैबल का मतलब होता है ऊपरी तौर पर कोई काम करना। चलिए, एक्सेल का अर्थ होता है बहुत अच्छा करना। एक्सीलेंट का ये वर्ब है। ठीक है ना, एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा, और एक्सेल का मतलब होता है बहुत अच्छा करना। ठीक है ना, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो एक्सीलेंट है। इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना किसी चीज में, लिप्त होना, लिप्त रहना। ठीक है, चलिए देखा जाए। इंटरफेयर का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। ये सभी आप समझते हैं वर्ड्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, परसिस्ट का मतलब क्या होता है? बने रहना, अड़े रहना, डटे रहना। इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, अड़े रहना, डटे रहना। चलिए देखिए, यह परसवियर, परसवियर का मतलब क्या होता है ना कि कोई चीज का निरंतर प्रयास बनाए रखना। आप कोई चीज का प्रयास करते हैं, असफलता के बावजूद आप उसे छोड़ते नहीं है, मतलब इसको सिंपल भाषा में कहें तो निरंतर प्रयास बनाए रखना। चलिए, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप कुछ होना। इसे सेंटेंस से समझा जाएगा। ठीक है, स्पेशलाइज का मतलब होता है विशेषज्ञ होना, स्पेशलिस्ट का ये वर्ब हो गया। और सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो अपने साथ इन लेते हैं। प्रीपोजिशन के अलावा आप खुद आपको अनुभव होगा कि प्रीपोजिशन के अलावा आप इनके मीनिंग को भी सीख रहे हैं, आप इनके अर्थ को भी सीख रहे हैं, आपको वोकैब सेक्शन भी बढ़िया हो रहा है। चलिए, अब इसे कुछ सेंटेंस से समझा जा सकता है कि ये कैसे वर्ब हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेते हैं।
चलिए अब इन सेंटेंस को देखिए और आप इनसे आप ये समझ सकते भली भांति कि ये कैसे ये वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं और इनका क्या अर्थ निकलेगा। ही विल नॉट एक्वीज इन सच डिमांड, इसका हिंदी क्या निकलेगा। एक्वीज का अर्थ होता है चुपचाप मान लेना, ठीक है ना। तो इसका हिंदी ये निकल कर आएगा कि वो व्यक्ति जो है वो इस तरह की मांग को ना चुपचाप नहीं मानेगा, यानी कि वो इसका विरोध करेगा, ठीक है ना। चुपचाप वो मानने वाला वो व्यक्ति नहीं है कि इस तरह के कोई डिमांड होगा कि इस तरह के डिमांड को चुपचाप मान लेगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए ही एक्सेल्ड इन पेंटिंग, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसने पेंटिंग में बहुत अच्छा किया, शानदार किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शी कन्फाइड्स इन हर मदर, इसका मतलब है कि वो हर बात अपनी माँ को बताती है, जो भी राज की बात होता अपनी माँ को कहती है, ठीक है ना। कन्फाइडिंग मतलब होता है किसी को कोई राज की बात बताना, उस पर विश्वास करना। चलिए हिंदूज बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, हिंदूज जो हैं वो विश्वास करते हैं किसमें, जीवन में विश्वास करते हैं। और कौन सा जीवन, जो मृत्यु के बाद मिलता है, यानी कि पुनर्जन्म में वो विश्वास करते हैं। इसको सरल शब्दों में कहें तो बिलीव इन, विश्वास करना। चलिए दे परसिस्ट इन मेकिंग एन वॉइस, और जो वे लोग हैं वो शोरगुल करने पर अड़ गए हैं, मतलब शोरगुल करेंगे ही। चलिए ये तो परसिस्ट इन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ही सक्सीडेड इन परसुएडिंग मी, परसुएड का मतलब होता है मनाना, राजी करना। अभी थोड़ा देर पहले बात हो रहा था तो उसने, ठीक है ना, चलिए राजी करना, तो वो सफल हुआ, मुझको मनाने में, मुझको राजी करने में वो व्यक्ति सफल हुआ। इस प्रकार से बाकी वर्ब के साथ भी हम इन लगा करके हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। देखिए अगर प्रीपोजिशन पर कमांड करना है, इसके ऊपर अपनी पकड़ को बनाए रखना है, तो आपको बार बार इनसे जुड़े हुए सवाल को बनाना होगा, बार बार इस तरह के वाक्य को देखना होगा, कुछ लिखना होगा, तभी जाकर के प्रीपोजिशन आपका अपना होगा। प्रीपोजिशन एक बहुत ही वेरिएबल टॉपिक है, आप समझिए। एक ही वर्ड है, वो प्रीपोजिशन ये भी लेता है, वो प्रीपोजिशन ये भी लेता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आप यहां से पढ़कर निकलिएगा कि ये वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ फ्रॉम लेते हैं, पता चलेगा कुछ देर के बाद कि ये वर्ब अपने साथ टू भी लेते हैं। अब आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अभी तो आप यहां पढ़कर निकले हैं कि वर्ब फ्रॉम लेगा, या तो आप टीचर को गलत मानिएगा वहां, या तो वहां पर जो लिखा हुआ उसको गलत मानिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों जगह सही है, टीचर भी सही है और वो लिखा हुआ मैटर भी सही है, ठीक है। आपको ये तैयार रहना होगा इस बात को समझने के लिए कि एक ही वर्ब तरह तरह के प्रीपोजिशन लेते। जैसे अभी मैंने बात किया एक्सोनरेट के बारे में, मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा था कि एक्सोनरेट फ्रॉम भी लेता है, एक्सोनरेट ऑफ भी लेता है। मैंने आपको बताया कि एक्सोनरेट फ्रॉम लेता है, ओके। आपने किसी सेट को बनाया जिसमें एक्सोनरेट के साथ उसमें ऑफ लगा हुआ था। अब तो आपका कंफ्यूजन बढ़ गया, क्योंकि आप यहां से पढ़कर निकल रहे हैं कि एक्सोनरेट फ्रॉम लेता है, मैं ऑफ के बारे में कुछ कहा ही नहीं, लेकिन उस सेट में आपको मिला एक्सोनरेट ऑफ मिला। इसका मतलब यह कि एक्सोनरेट एक वर्ब है जो कि फ्रॉम भी लेता है, ऑफ भी लेता है। तो आपको इस वैरायटी के लिए आपको मेंटली तौर पर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा चीज है, ये जितना हम समझते हैं ना उसे ये कई गुना बड़ा है। चलिए अब हम बात करेंगे कि कुछ वर्ब हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। देखिए टकराने से संबंधित जितने भी वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं, जिसका मतलब होता है टकरा जाना किसी चीज का किसी चीज से, ठीक है ना। तो इसके लिए 3 वर्ड हैं और तीनों जबरदस्त वर्ड हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन इनटू लेते हैं। एक वर्ड है बम्प इनटू, हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्रैश इनटू, और एक वर्ड है ड्राइव इनटू, ठीक है ना। इन तीनों का सिंपल अर्थ समझिए कि इन तीनों का अर्थ होता है टकराना, भिड़ जाना, और ये आपको सेटों में बहुत बार मिलेंगे, मतलब इतना बार मिलेंगे कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। टकराना, भिड़ जाना, जैसे कि हमको कहना है कि एक कार जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पेड़ से जाकर टकरा गया, हमको ऐसा कहना है, ठीक है। हम कैसे इस बात को लिखेंगे, द कार, ठीक है ना। और इसको छोटा सा ही बनाते हैं, इसको हम छोटा सा ही बनाना चाहते हैं, द कार क्रैश्ड इनटू ए ट्री, ठीक है ना, कि जो कार है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उस भाग को मैं नहीं बना रहा हूं। और मुझे बोलना है, जो फाइनल बात बोलना है कि कार जो है पेड़ से टकरा गया। टकराने के लिए हम यहाँ पर क्रैश दे सकते हैं, यहाँ पर टकराने के लिए हम बम्प या हम ड्राइव भी दे सकते हैं।
ठीक है, तो कोई चीज यदि किसी से टकराता है तो उसके लिए 3 वर्ड जबरदस्त वर्ड है, बम, क्रैश और ड्राइव। ये अपने साथ प्रीपोजिशन इनटू लेंगे, ये सेटों में बार बार आपको मिल जाएंगे, आपको ध्यान देना होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रन इनटू। देखिए, रन इनटू का मतलब क्या होता है ना, कि किसी से अचानक भेंट हो जाना, अचानक मिल जाना, ठीक है ना। रन इनटू का मतलब होता है अचानक भेंट होना। अगर आप किसी से रन इनटू करते हैं तो अचानक भेंट होने वाली बात होती है। जैसे कि देखिएगा, आई रैन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट। इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि बाजार में मेरी मुलाकात, मेरी अचानक भेंट एक पुराने दोस्त से हो गई। चलिए, 2 वर्ड और भी इंपॉर्टेंट है जिसके साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। चलिए, एक वर्ड है ट्रांसलेट इनटू, आपने इसे बार बार पढ़ा होगा। टर्न इनटू, जिसके साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेट और रूपांतरण करना, और टर्न मतलब होता है पलट देना, ठीक है ना, बदल देना, वो टर्न होता है। हम एक सेंटेंस ही से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए तो, चलिए एक छोटा सा वाक्य मैंने क्या डील किया है, वाटर टर्न्स इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हिंदी क्या निकलेगा कि जो पानी है वह बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसी तरह से हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कैसे लिखा रहता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है ना, इनटू इंग्लिश। मतलब कि आप निम्नलिखित सेंटेंस को आप इंग्लिश में रूपांतरण करें। तो ट्रांसलेट इनटू, तो इसे हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिसके साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। वो वर्ड है कट, यहां देखा जाए कट, ठीक है, डिवाइड और स्प्लिट। इन तीनों का हिंदी होता है काट देना, बांट देना, ठीक है ना। और ये अपने साथ प्रीपोजिशन इनटू लेते हैं। इन तीनों का लगभग हिंदी एक ही है, काटना, बांटना, काटना, बांटना। आप इसको जो समझ लीजिए, ठीक है ना। आप किसी को कट करते हैं उसको काटते हैं, डिवाइड करते हैं आप उसको बांटते हैं, कट करते हैं। और स्प्लिट का भी अर्थ होता है विभाजित कर देना, तोड़ देना, बांट देना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। हम इसको कैसे लिखेंगे, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्प्लिट का V2 स्प्लिट ही होगा, स्प्लिट जर्मनी इंटू 2 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। फिर बाद में बर्लिन की दीवार गिराया गया और फिर जर्मनी एक हो गया। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। आप इसे हल्के में ना ले, आप ये पूरा पहले सेशन को देखें, इसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको बनवाया जाएगा, उसके भी वीडियोस आगे जारी किए जाएंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।